कमल बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो मेरे एक बार कहने पर पति और बच्चे के साथ यहाँ आ गई। क्या करती माँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इनका काम वहाँ नहीं चल रहा था और मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, खर्च बढ़ रहे हैं। अब आपने यहाँ बुलाया है, घर देखा है तो मेरा अच्छा ही सोचा होगा। कोमल सुमन की इकलौती बेटी थी जिस पर सुमन अपनी जान छिड़कती थी। पर जैसे ही सुमन को पता चलता है कि उसके दामाद की नौकरी चली गई है और आज भी कोमल किराए के मकान पर है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है और अपने घर के सामने वाले घर में उसे रहने को कहती है। अब कोमल ज़्यादातर समय अपनी माँ के ही घर में बैठी रहती और अपनी ननद को अपने घर में बार बार यूं दखल करता देख राधा भी अंदर ही अंदर जलती रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे ननद जी, इतनी सुबह सुबह कहीं आपके घर का राशन तो नहीं खत्म हो गया? भाभी, माना कि मेरे पति की अभी नौकरी नहीं लगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खाने के लिए भी मोहताज है। मैं तो बस यहाँ माँ से मिलने के लिए आई थी। अरे कोमल बेटा, तू तो जानती है ना अपनी भाभी की हरकतों को। उसके बातों को दिल पर मत ले और मेरे साथ मेरे कमरे में चल बेटा। मुझे बता क्या हुआ। वैसे भी तू बड़ी परेशान नज़र आ रही है मुझे। माँ जी, ननद जी तो हमेशा ही परेशान नज़र आती है, इसमें कौन सी नई बात है। हाँ, देख रही हो ना किस तरह से भाभी मुझे ताने दे रही है। भाभी जलती है मुझसे। राधा कुछ बोल पाती उससे पहले ही राकेश वहाँ आता है और घर में चल रही गर्मा गर्मी को देखकर कहता है, अरे भाई अब क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई तुम दोनों ननद भाभी? और कोमल, आज तो सुबह सुबह यहाँ क्या बात हो गई? क्या बात होनी है भैया, आपने तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए मेरी शादी ऐसे आदमी से कर दी जो काम ही नहीं करता। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए मुझे आप लोगों का मोहताज होना पड़ता है। अरे भाई क्या बात हुई, बता तो सही। अभी तेरे घर वाले जिंदा है? भैया, इनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, आप अपने साथ ही लगवा लीजिए ना। बस इतने से बात के लिए इतना परेशान हो रही है? अरे तू मुझे पहले ही कह देती तो मैं तेरे पति को अपने साथ ही लगवा लेता। चल, आज मैं अपने ऑफिस में बात करता हूँ। अगर मेरे ऑफिस में जगह नहीं होगी तो मैं कहीं और उसे लगवा दूंगा, पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरे पति की नौकरी लगनी पक्की है। इतना बोलकर राकेश मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राधा भी अपना गुस्सा अपने अंदर दबा देती है और घर के कामों में लग जाती है। सुमन अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, माँ तुम्हें क्या बताऊँ मैं, मेरे सास ससुर इतने ख़राब है कि उन्हें अपनी बेटी की और मेरी तो ज़रा भी फिक्र नहीं है। अरे आप क्या कर दिया तेरे सास ससुर ने? अरे माँ, मैं तो खुद आप लोगों के भरोसे पल रही हूँ और मेरे सास ससुर गांव से यहाँ आने की बात कर रहे थे। मैंने तो इन्हें साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तो मुझे अपने सुबह और रात के खाने के बारे में सोचना पड़ रहा है। उन्हें कहाँ से खिलाती, और घर में राशन भी नहीं है। शर्म आ रही है, किस मुँह से आपसे बोलूँ। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? तू मेरी बेटी है, अगर मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आने दे राकेश को, शाम को मैं उससे कहकर तेरे घर का सारा राशन भरवा दूंगी। कोमल बड़ी ही चालाकी से अपनी माँ से अपने घर का राशन भरवा लेती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और कोमल आए दिन अपनी माँ के घर आ जाती और वहीं पर खाती रहती। यहाँ तक कि अब अपने घर के काम भी नहीं करती और किसी न किसी बहाने अपनी भाभी से अपने घर के काम करवाती। भाभी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, रात भर सो नहीं पाई, आँख भी नहीं खुल रही। और आप तो जानती है ना, आपकी नंदोई को साफ़ सुथरा घर पसंद है। अगर उन्हें साफ घर नहीं मिला तो शाम को आकर कलेश मचा देंगे। नाना जी, अभी तो शाम होने में बहुत टाइम है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अब दवाई ले लो और जब आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक है तो घर साफ कर लेना। अरे घर कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। मैं जानती हूँ भाभी, अगर बात शाम तक की होती तो मैं खुद ही कर लेती, पर वो ऑफिस से निकल चुके हैं। पता नहीं किस वजह से उनकी आज जल्दी छुट्टी हो गई। वो घर आ रहे हैं, अगर उन्होंने घर फैला देखा तो खामखा कलेश हो जाएगा ना। बहुत छोटा सा तो घर है, 1 ही फ्लोर की सफाई करनी है तुझे। कौन सा मेरी बेटी तुझे कह रही कि उसके घर में जाकर खाना बना दे? झाड़ू पोछा ही तो करना है ना, कर दे। इतना नाटक क्यों कर रही है? बेटी ना हो गई जैसे कि ये इस घर की महारानी हो गई और मैं इसकी गुलाम। अपने घर का भी काम मैं ही करूं और इसके घर का भी। खुद तो यहाँ आकर मुफ्त का खाती है और हमसे सारा खर्चा लेती है, फिर भी देखो शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। अब इसके घर का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। गलती कर दी इस घर के लोगों ने जो आमने सामने घर दिलवा दिया, और सबसे बड़ी गलती तो मेरे पति ने करी, इसके पति को नौकरी पर लगवाकर। आंखों में इनके जरा भी शर्म नहीं है।
माँ लग नहीं रहा भाभी को देखकर कि उनका ज़रा भी मन है, वरना आप खुद ही देखिए ना, आपकी बात सुनकर भी भाभी कैसे अनसुनी करके चुपचाप यहाँ खड़ी है। ऐसा नहीं है ननद जी, मैं बस ये सोच रही थी कि अगर मैं आपके घर का काम करने के लिए चली जाऊंगी तो यहाँ का काम कौन करेगा। पर कोई बात नहीं, अब जब आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो मैं यहाँ का काम छोड़ देती हूँ और पहले सामने के घर का ही कर लेती हूँ। अब ना चाहते हुए भी राधा अपनी ननद के घर में जाकर काम करती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ कोमल की दखल अंदाजी भी अपने मायके में बढ़ने लगती है। अब कोमल इतना ज्यादा अपने घर वालों के सर पर चढ़ जाती है कि उसके घर वाले भी उससे परेशान होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन राधा के साथ शॉपिंग करके घर आती है और देखती है कि उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी है। अरे कोमल, तो यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? सब ठीक तो है ना बेटा? कहीं फिर से रात में दामाद जी से लड़ाई तो नहीं होगी तेरी? माँ आप तो चाहती हो ना कि मेरी हमेशा उनसे लड़ाई हो, तभी इस तरह की बातें कर रही हो। और क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? मेरा आना अब आपको भी खटकने लगा है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा चल घर में चल बेटा। इतना बोलकर सुमन कोमल को घर में ले आती है। अब राधा और सुमन सामान का हिसाब करने लगते हैं। तभी कोमल की नजर एक साड़ी पर पड़ती है और वो अपनी माँ को ताना देते हुए कहती है, माँ आप तो बड़ी बेकार निकली, भाभी को साड़ी दिलवा दी और मुझे तो ये बताया तक नहीं कि आप बाहर शॉपिंग करने जा रही हैं। मुझसे पूछा भी नहीं। अरे मुझसे क्यों पूछोगी? मैं महंगी साड़ी पर जो हाथ डाल देती, बहू के सामने बेटी की इज्जत ही क्या है? अरे कोमल, तू ना बेकार ही बात को लंबा खींच रही है। ये साड़ी बहू की नहीं है, परसों शादी में जाना है तो ये साड़ी मैंने उस लड़की के लिए खरीदी है जिसकी शादी है। अगर तुझे ये साड़ी पसंद है तो तू रख ले। हाँ हाँ, अब तो आप इस तरह की बातें ही करोगी ना। मैंने आपकी चोरी जो पकड़ ली, और मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी। मैं जा रही हूँ अपने घर में, गलती करती मैंने यहाँ आकर। कोमल छोटी सी बात पर मुंह बनाकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद सुमन अपनी बेटी के घर जाती है और उसे काफी मनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा घर में चाइनीज और इटालियन फूड बनाती है। अगली सुबह जब कोमल अपनी माँ के घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ और भाभी रात का बचा हुआ खाना खा रहे हैं। उन लोगों को चाइनीज और इटालियन खाता देख कोमल अपनी माँ से एक बार फिर लड़ने लगती है। ओ, तो रात को 56 भोग बना था, किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सही है, खा लो छुप छुप कर। अब खाना भी आप लोग मुझसे छुपा कर खाते। नाना जी, आपके घर में खाना जल्दी बन जाता है। हमने रात में लेट से बनाया था। हमने सोचा आपको दे दे, पर आपके घर का दरवाजा और लाइट बंद थी इसलिए नहीं दिया, और बासी खाना आप खाती नहीं इसलिए आपको पूछा नहीं। रहने दो भाभी, ये सब बस एक बहाना है ना देने का। इस तरह से एक बार फिर कोमल छोटी सी बात पर मुंह बनाकर चली जाती है। सुमन जो अपनी बेटी को अपने सामने वाले घर में रहता देखकर खुश थी, अब वही अपनी बेटी के पास होने से दुखी रहने लगी। और सुमन बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उसकी बेटी वो घर खाली करके नहीं जाने वाली। इसलिए जब रात को राकेश घर आता है तो सुमन राकेश से बात करती है। राकेश बेटा, मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की तेरी बहन को सामने वाले घर में रखकर। एक काम कर, तू कोई दूसरा घर देख ले। हम ये घर खाली कर कर वहीं रह लेंगे। क्यों माँ, इतनी जल्दी अपनी बेटी की हरकतों से परेशान हो गई? हाँ बेटा, समझ में आ गया। शादी होने के बाद बेटी जितनी दूर रहे उतनी ही अच्छी लगती है। भगवान का शुक्र है माँ जी कि आपको ये बात समझ में तो आई, वरना हमारे समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं था। अब क्या था, सुमन खुद भी अपनी बेटी की इन हरकतों से इतनी परेशान हो जाती है कि वो राकेश से बात करके जल्द से जल्द अपने बेटे बहू के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है, जो घर उसकी बेटी के घर से काफी दूर था। भगवान, ये किस टाइप का डोसा बन गया? सब क्या बोलेंगे मुझे? बहू, नाश्ता बन गया हो तो जल्दी से ले आओ, बहुत जोर से भूख लग रही है सबको। जी बस अभी लाई माँ जी। सुगंधा जल्दी से सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, लेकिन डोसे को देखते ही सब सुगंधा से एक ही सवाल करते हैं। ये तुमने क्या बनाया सुगंधा? डोसा। पापा जी ने बोला था ना डोसा खाने का मन कर रहा है तो। लेकिन बहू, ये डोसा कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट नहीं बन गया? मुझे तो ये डोसा कम और चीला ज्यादा लग रहा है। तुम्हें डोसा बनाना नहीं आता क्या? डोसा? नहीं पापा जी, मैंने ना गलती से डोसा बोल दिया। ये तो मैंने उत्तपम बनाया है। लेकिन उत्तपम के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही पतला नहीं है भाभी?
और उत्तपम में कब से आलू वाले स्टफिंग होने लगे? ये ना थोड़ा अलग तरीके का उत्तपम है। डोसे की तरह पतला होता है लेकिन सॉफ्ट होता है, और सब्जियों की जगह ना आलू की स्टफिंग की जाती है। तो डोसा और उत्तपम का मिक्स जैसा होता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, एक नई रेसिपी मेन्यू में ऐड कर देंगे। खाने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन बहू कल पक्का डोसा ही बनाना, कल कुछ और नहीं। जी पापा जी। अब सुगंधा अगले दिन फिर से डोसा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे डोसा नहीं बनता। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके ससुर जी रोज़ डोसा खाने की फरमाइश करते, लेकिन उससे डोसा नहीं बनता। तो वो हर दिन उस डिश को एक अलग ही नाम दे देती। बेटा ये तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम्हें डोसा बनाना बिल्कुल नहीं आता। और डोसा क्या, तुम्हें तो इडली के अलावा साउथ इंडियन कुछ भी बनाना नहीं आता। मैंने सोचा था ऐसी बहू लाऊंगा जिसे साउथ इंडियन खाना अच्छी तरह बनाना आता हो, लेकिन तुम्हें तो बस इडली सांभर बनाना आता है। अब हर कोई इडली सांभर थोड़ी ना खाता है। अब मैं अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाऊंगा? अरे आप टेंशन क्यों लेते हो पापा? अगर भाभी को इडली सांभर के अलावा कुछ बनाना नहीं आता तो मेरी शादी ऐसी लड़की से करवा दो जिसे साउथ इंडियन खाना अच्छी तरह बनाना आता हो। अरे बेटा, लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? एक ऐसी लड़की को मैं जानता हूँ पापा। मुझे पहले ही पता था कि आप ऐसी ही लड़की से मेरी शादी करवाओगे जिसे साउथ इंडियन खाना अच्छी तरह बनाना आता हो, तो मैंने अपने लिए पहले ही एक ऐसी लड़की ढूंढ ली है। अगर आपने एक बार रागिनी के हाथ का साउथ इंडियन खाना खा लिया ना, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट का साउथ इंडियन खाना भूल जाओगे। अरे वाह बेटा, मैं तो आज तक तुझे नालायक समझता था, लेकिन तू तो बहुत समझदार निकला। अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से उससे मिलवा दो, हम तेरी झट मंगनी और पट ब्याह कर देंगे। अब सुगंधा की तरह रागिनी भी इंटरनेट पर डोसे की रेसिपी छानना शुरू कर देती है। बहुत सारी रेसिपीज उसे मिल भी जाती हैं, लेकिन जब वो उन रेसिपीज़ को ट्राई करके अगले दिन डोसा बनाती है तो डोसा बनता ही नहीं। हे भगवान, ये डोसा है? ये क्या है जो बनकर ही नहीं दे रहा है? अब बाहर सबको क्या सर्व करूँगी? मेरा भी यही हाल हुआ था रागिनी। इतने महीने तक कोशिश की लेकिन कभी ठीक से डोसा नहीं बना। पता नहीं ये डोसा बनाना इतना मुश्किल क्यों है। रागिनी और सुगंधा दोनों मिलकर डोसा बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी डोसा नहीं बनता और रागिनी के हाथ से कुछ और ही बन जाता है। वो नाश्ता टेबल पर सर्व करती है। अरे बेटा, ये क्या बनाया है तूने, इतना कड़क? डोसा बनाया है मम्मी जी। वो डोसा तो क्रिस्पी अच्छा लगता है ना, तो अच्छी तरह क्रिस्पी कर दिया है मैंने ताकि सबको अच्छा लगे। अरे लेकिन अब इसे खाना कैसा है? ये दांतों से तो टूट नहीं रहा। क्या? अरे नहीं नहीं पापा जी, इतना हार्ड थोड़ी ना है। अच्छा, ज़रा एक बार खुद खा कर देखो। रागिनी डोसा उठाती है और खाकर देखती है तो वो इतना सख्त था कि उसे खाने के चक्कर में रागिनी के सारे दांत हिल जाते हैं। ओए माँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गया। अब इसे खाने के लिए पहले इसे आरी से काटना पड़ेगा। डोसा क्रिस्पी बनाना था, लेकिन इतना भी क्रिस्पी नहीं बनाना था बहू कि कोई खा ही ना पाए। वो लगता है गलती से मिस्टेक हो गई पापा जी, लेकिन आप चिंता ना करो, कल ना मैं स्पेशल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डोसा बनाऊंगी। ठीक है बहू, लेकिन अभी तो खाने को कुछ नाश्ता दो, क्योंकि नाश्ते में ये डोसे तो कोई खा नहीं पाएगा। इडली वड़ा कुछ हो तो वही ले आओ। जी पापा जी, मैं और दीदी बस अब भी इडली और वड़े बनाकर लाते हैं। दोनों सबको सांभर और नारियल की चटनी के साथ इडली और वड़े बनाकर खिला देती हैं। अब अगले दिन फिर से फरमाइश थी उनके ससुर जी की डोसा खाने की, लेकिन आज फिर से रागिनी से डोसा ठीक से नहीं बनता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं तो घर वाले समझ जाते हैं कि रागिनी को भी डोसा बनाना नहीं आता। ये सोचकर दोनों बेटों की शादी की थी कि तुम दोनों को साउथ इंडियन खाना अच्छे से बनाना आता होगा, लेकिन एक को सिर्फ इडली बनानी आती है, दूसरी को सिर्फ वड़ा। बेटा, रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा लोग डोसा मांगते हैं और मैं किसी और के भरोसे रेस्टोरेंट को आगे छोड़ना नहीं चाहता। कुछ भी करके डोसा बनाना सीखो। पापा जी, डोसा तो हम दोनों को बनाना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हाँ पापा जी, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि हम डोसा बनाने की इतनी कोशिश करें और वो बने ही ना। मुझे तो लगता है जिस तवे पर हम डोसा बनाते हैं ना, वही असली दिक्कत है। हमें डोसा बनाने के लिए एक नया तवा लाना पड़ेगा। अरे बेटा, बात जब इतनी सी थी तो पहले क्यों नहीं बताया? नवा तवा ले आते। अरे इसके चक्कर में कितने एक्सपेरिमेंट हो गए और एक ढंग का डोसा खाने को नहीं मिला। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पापा जी, हम आज के आज ही मार्केट जाकर नया तवा लेकर आएंगे और कल आपको ना एकदम फ्रेश टेस्टी क्रिस्पी डोसा खिलाएंगे। अब दोनों को यही लगता है कि दिक्कत तवे के अंदर है, इसलिए दोनों मार्केट जाकर डोसा बनाने के लिए नया तवा खरीद कर ले आती हैं।
लेकिन अगले दिन वो जैसे डोसा बनाती है। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ है। अब तो नया तवा भी ले लिया लेकिन फिर भी डोसा नहीं बन रहा। अरे तुम हटो, लाओ मैं बनाती हूँ। देखना नए तवे पर अब भी मैं कितनी अच्छी तरह से डोसा बनाती हूँ। रागिनी के बाद अब सुगंधा भी डोसा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन डोसा बनाना तो छोड़ो, डोसा तवे पर इतनी बुरी तरह चिपकता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो तवे से छूटता ही नहीं और पूरे घर में जले हुए डोसे की बदबू फैल जाती है। छी 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 दीदी, जले हुए डोसे की कितनी गंदी बदबू फैल गई घर में। आप तो रहने ही दो। क्या बोल रही थी? नया तवा आ गया है, अब भी डोसा बनाकर दिखाती हूँ। देखिए क्या बना। पता नहीं यार, मैंने तो तवे को गर्म करके पानी भी छिड़का था, फिर भी पता नहीं ये कैसे चिपक गया। इसका मतलब यही है दीदी कि प्रॉब्लम तवे में नहीं, किसी और चीज़ में है। कहीं हम डोसा बनाने के लिए गलत तेल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? अरे हाँ, हो सकता है। वैसे साउथ में ना लोग ज़्यादातर नारियल का तेल ही खाते हैं, क्या पता नारियल के तेल से अच्छा डोसा बनता हो। अब तवे से घूम फिर कर बात नारियल के तेल पर आ जाती है। दोनों बहुएं मार्केट जाकर नारियल का तेल खरीद कर लाती हैं। आज तो हर हाल में डोसा अच्छा बनेगा ही बनेगा। हमने इसका सीक्रेट जो क्रैक कर लिया है। अब देखना नारियल के तेल से कितने मस्त मस्त डोसे बनेंगे। दोनों अब नारियल का तेल लगाकर डोसा बनाना शुरू करती हैं। नारियल का तेल लगाने के बाद डोसे चिपकते तो नहीं, लेकिन अभी भी वो क्रिस्पी नहीं बन पाते। अरे यार, मैंने तो हार मान ली है। नारियल के तेल से भी डोसे बनाकर देख लिए, लेकिन ये तो क्रिस्पी हो ही नहीं रहे। इसमें थोड़ी सूजी डालते क्या दीदी? तुम्हें पता है ना पापा जी को उन लोगों से कितनी नफरत है जो सूजी से बने इडली और डोसे को साउथ इंडियन खाना कहते हैं। जैसे ब्रेड से बने हुए गुलाब जामुन नहीं होते, वैसे ही सूजी से बना हुआ डोसा डोसा नहीं होता। शक्ल एक जैसी होने से चीज़ एक जैसी नहीं होती रागिनी। बात तो आप ठीक कह रही हो दीदी, लेकिन अब करें तो क्या करें। इतनी कोशिश कर ली, लेकिन ये डोसा है कि बनकर ही नहीं दे रहा। एक बार फिर से इंटरनेट पर इसकी रेसिपी सर्च करें क्या? वैसे तो हम पूरे इंटरनेट के डोसे की रेसिपी देख चुके हैं, लेकिन एक बार और ट्राई कर लेते हैं। क्या पता कुछ अलग मिल जाए जो हमारे काम आ जाए। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर इंटरनेट पर डोसे की ऑथेंटिक रेसिपी ढूंढना शुरू करते हैं और तभी उन्हें एक नई वीडियो मिलती है। अब समझ में आया दीदी कि आखिर हम गलती क्या कर रहे थे। डोसा बनाने के लिए छोटे वाले चावल यूज़ होते हैं और हम बड़े वाले चावल यूज़ कर रहे थे। सही में यार, छोटी छोटी गलती से ही ना पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अच्छा हुआ जो हमने आज ही वीडियो देख ली। अभी के अभी मार्केट जाकर ये छोटे वाले चावल खरीद कर लाएंगे। अब दोनों देवरानी जिठानी मार्केट जाकर डोसा बनाने के लिए छोटे वाले चावल खरीद कर लाती हैं। लेकिन अगले दिन फिर वही होता है जो हर रोज़ होता था। उन दोनों बेचारियों का डोसा फिर नहीं बनता। मुझे तो समझ में नहीं आता डोसा बनाने में ऐसे क्या मुश्किल आ रही है जो इतने महीनों से एक दिन भी डोसा नहीं बना। नया तवा ले लिया, नारियल का तेल भी ले आए, अब तो छोटे वाले चावल भी ले आए, लेकिन फिर भी डोसा नहीं बन रहा। समझ में नहीं आ रहा आखिर दिक्कत है तो कहाँ। किशोर का इतना कहना था कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। रागिनी जाकर दरवाज़ा खोलती है। जी, आप कौन? आया, मैं आपके पड़ोसन भाग्यलक्ष्मी। हम लोग आज ही इधर शिफ्ट हुआ, सच पड़ोसियों से थोड़ा वेलकम कर लो। घर शिफ्ट किया तो सब पड़ोसी लोग के लिए मैंने डोसा बनाया। हम साउथ इंडियन लोग डोसा बहुत टेस्टी बनाती। तुम एक बार खाता ना जी, बार बार खाता रह जाता। ये लो, अभी मेरे को देरी हो तब मैं चलता। उनकी नई पड़ोसन भाग्यलक्ष्मी घर शिफ्ट होने की खुशी में उन्हें अपना हाथ का बनाया हुआ डोसा देकर चली जाती है। अब वो डोसा जैसे ही घर के सब लोग खाते हैं, सबके मुंह से निकलता है, ये है परफेक्ट डोसा। ये है परफेक्ट डोसा। बहू, ये डोसा बिल्कुल परफेक्ट बना है, लेकिन ये इतना परफेक्ट बना कैसे है, एक बार भाग्य लक्ष्मी से ज़रूर पूछना। जी पापा जी, वैसे भी उसे पूछने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हमारी तो आखिरी उम्मीद ही अब भाग्य लक्ष्मी जी हैं। अब भाग्य लक्ष्मी ने इतना परफेक्ट डोसा कैसे बनाया ये जानने के लिए दोनों भाग्य लक्ष्मी के घर पहुंच जाती हैं। आया, वेलकम जी, वेलकम। भाग्य लक्ष्मी के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए, अंदर आइए, बड़कम। दोनों भाग्य लक्ष्मी के घर के अंदर जाती हैं और डायरेक्ट उसे कहती हैं, भाग्य लक्ष्मी जी, हमें आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आया, बिल्कुल बोलो जी, तुमको हमसे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? वो क्या है ना, हमारे ससुर जी का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। हम दोनों को इडली और वड़ा तो अच्छे से बनाना आता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी डोसा कभी परफेक्ट नहीं बन पाया। लेकिन आप उस दिन जो डोसा देकर गई थी ना, वो बिल्कुल परफेक्ट था। हमें बस आपसे ये जानना है कि आपने इतना परफेक्ट डोसा कैसे बना। आया, बस इतना सा बात।
तुम हमारे साथ हमारे किचन में आओ जी, हम तुमको सिखाता। भाग्यलक्ष्मी उन दोनों को किचन में लेकर जाती है और डोसे की रेसिपी बताती है। आया ये देखो जी, इसमें हमने 3 कटोरी छोटे वाला चावल डाला, 1 कटोरी उड़द का दाल डाला, थोड़ा सा चने का दाल भी डाला। इससे डोसे को क्रिस्पी करने में बहुत हेल्प मिलता जी। अब इसको धो के इसमें मेथी दाना डाल के 3-4 घंटा भिगोने का और इसको पीस कर रात भर परमेंट होने को रख देने का जी। अरे लेकिन आपने इसके अंदर पोहा तो डाला ही नहीं। आया पोहा तो जब डालता जी जब इडली बनाना होता, उसको सॉफ्ट करने के लिए पोहा डालने का, मगर डोसा उसको क्रिस्पी करने का, पोहा नहीं डालने का, वरना डोसा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा जी। हो अब समझ में आई बात कि हमारी गलती क्या थी। एक तो हम चावल और उड़द की दाल बराबर बराबर डाल देते थे और उसमें पोहा भी डाल देते थे, इसलिए हमारा डोसा कभी अच्छा नहीं बनता था। अयो अब तो आपको डोसा बनाना आ गया जी, तो जल्दी जल्दी डोसा बनाओ और हमको भी खिलाओ जी। बिल्कुल बिल्कुल भाग्यलक्ष्मी जी, आपको नहीं पता आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की। हम दोनों की तरफ से आपका बहुत 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 थैंक यू। अयो मस्त वेलकम है जी ये। अब दोनों देवरानी जेठानी भाग्यलक्ष्मी की बताई हुई डोसे की रेसिपी से डोसा बनाती है और पहली बार उनका डोसा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दोनों बहुओं को डोसा बनाना आ तो गया। अब मुझे मेरे रेस्टोरेंट की कोई चिंता नहीं। दोनों बहुओं को डोसा बनाना नहीं आता, इसकी चिंता भी अब किशोर जी के सर से छू मंतर हो जाती है और फाइनली दोनों बहुएं अपनी साउथ इंडियन पड़ोसन से एक परफेक्ट डोसा बनाना सीखी जाती हैं। नई दुल्हन के जीवन में कितनी तरह की समस्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि खुद दुल्हन बनकर किसी के घर ना पहुंच जाए। और ये समस्या तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब दुल्हन अरेंज मैरिज के बाद ससुराल आई हो और स्वभाव से थोड़ी शर्मीली हो। ऐसी ही एक दुल्हन से आज आपको मिलवाते हैं। तो भाई हमारी नई नवेली दुल्हन का नाम है नव्या कुमारी, जो शादी करके बिहार के एक छोटे से कस्बे में पहुंच गई है शादी के बाद। बड़ी बहू खाना लगा दो, और हाँ छोटी बहू के लिए भी रोटियां सेक लेना। ठीक है माँ जी। अच्छा चावल तो पसंद होगा ना तुम्हें? नहीं भाभी, मैं चावल खाती ही नहीं हूँ। लो कर लो बात, यहाँ तो थाली में चावल ना आए तो किसी का पेट ही ना भरे, और तुम कह रही हो कि चावल खाती ही नहीं हो। अरे थोड़ा तो खाओगी ना, या एकदम नहीं? नहीं भाभी, मेरे लिए तो आप एकदम ही मत बनाइए। अच्छा नव्या कुमारी, तो तुम्हारी कितनी रोटी बना दे? वो क्या है ना, सासू माँ का नियम है, घर में एक भी रोटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं सबसे पूछ कर ही रोटी बनाती हूँ। और सच्ची बात तो यह है कि अगर खाना बचता है तो सबसे ज्यादा क्लास खाना बनाने वाले की ही लगाती हैं वो। जितनी सब खाते हैं मेरी भी उतनी ही बना लीजिए भाभी। अच्छा ठीक है, 2 रोटी बनाए दे रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे यार इतनी तेज भूख लगी है, 2 रोटी में मेरा क्या होगा? अब मैंने कैसे समझाऊं कि मेरे पतले दुबले शरीर को देखकर धोखा मत खाओ। मैं तो पूरी 4-5 रोटी चट कर जाने वाली लड़की हूँ, लेकिन अब नए नए ससुराल में ऐसे कैसे कहे कि मुझे 4 रोटी खानी है। मन मारकर बेचारी नव्या चुपचाप 2 रोटी खाकर उठ जाती है। शाम के समय बड़ी बहू सबसे पूछ कर रोटी सेक लो। अरे माँ जी क्या पूछना है, सबका पता ही है मुझे, बस नव्या की 2 रोटी और बढ़ानी है। बेचारी नव्या ने आधा पेट खाकर किसी तरह दिन तो बिता लिया था, लेकिन अब ये क्या, शाम को भी जेठानी ने उससे बिना पूछे ही उसकी 2 रोटी बना दी थी। देखो तो कैसे सब प्लेट भर भर कर चावल खा रहे हैं, और उसके साथ 2 रोटी भी, और एक मैं हूं। चावल के लिए मना क्या कर दिया एक बार, दोबारा पूछने तक कोई नहीं आया। अरे इतना लंबा पहाड़ सा दिन इन 2 रोटियों पर कैसे बिताऊंगी मैं? घर पर तो पूरा दिन मैं कुछ न कुछ खाती रहती थी, लेकिन यहाँ तो पूरा दिन मुंह बांधे बैठना पड़ता है। 2-3 दिन तो इसी तरह निकल जाते हैं। फिर एक दिन रात के 10 बजे, एक बात कहे आपसे। अरे कहो ना, क्या बात है? हमको ना बहुत तेज भूख लग रही है और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब प्लीज कुछ खाने को ले आइए ना। अरे इतनी रात को कहाँ जाऊंगा मैं, और मम्मी ने देख लिया तो अलग ड्रामा। तुमने डिनर तो किया था ना? अच्छा एक आइडिया है, आप ना ऑनलाइन जोमेटो से ऑर्डर कर दो, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और वो घर पर ही हमारी पसंद का फूड डिलीवरी कर देगा। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तुम परेशान मत हो।
आयुष नव्या के लिए खाना ऑर्डर कर देता है और किसी तरह दबे पांव खाना लाकर नव्या को थमा देता है। अरे यूं समझ लो अपनी जान पर खेल कर ये कढ़ाई पनीर लाकर दिया है तुम्हें, लो खाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने शाम को खाना नहीं खाया था क्या? खाया था ना, लेकिन तुम्हारी मम्मी और भाभी बस 2 रोटी देती हैं मुझे, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं कि कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। अरे तो तुम मांग लिया करो ना, मना थोड़ी ना करेंगे वो। तुम नहीं समझ सकते, एक नए घर में अनजान लोगों के बीच अचानक से आकर रहना कितना अनकंफर्टेबल होता है। तुम शायद यकीन करो कि ना करो, लेकिन बहू के खान पान, हंसने बोलने, हर चीज से ना लोग उसे जज करते हैं। मुझे हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की आदत है। अगर मैं ऐसे ही यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी मम्मी तो मुझे ताने सुना सुना कर पागल कर देंगी। माँ ने समझाया था, ससुराल जाकर 10 तरह के समझौते करने पड़ते हैं, इच्छाओं को मारना पड़ता है। अरे जब मम्मी ये सब कहती थी ना, तो मैं माँ का ये कहकर मजाक बनाती थी कि खाने के बिना तो भाई मैं एक पल नहीं रह सकती, शर्म जाए भाड़ में। लेकिन अब समझ में आ रहा है, ससुराल किस चिड़िया का नाम है। मुझे जोर से छींक भी आ जाए तो तुम्हारी मम्मी मुझे ना घूरने लगती है। अब क्या बहू को छींकने भर का अधिकार नहीं है? अरे भाई तुम जी भर के खाना खाओ, मेरा तो सर चकराने लगा तुम्हारी बातें सुनकर। बस बातें सुनकर ही सर घूमने लगा आपका। अरे मुझसे पूछो, कैसे खाने बिना ही मैं अपना दिन बिता रही हूँ। कढ़ाई पनीर से गरम गरम नान खाते हुए नव्या दिल खोलकर आज अपने मन की बातें कर रही थी। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। सबके सोने के बाद आयुष रोज कुछ न कुछ मंगाकर नव्या को देता और फिर नव्या उंगलियां चाटते हुए उसे खाती। एक दिन, हाय बड़ी गैस बन रही है, क्या करूं? अच्छा यहाँ पोर्च में टहल लेती हूँ। सास पोर्च में टहल रही थी, तभी उसे मेन गेट के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। अरे कौन है भाई? हैं? यहाँ चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है? मैम मैं जोमेटो से आया हूँ, आपके यहाँ से पिज्जा का ऑर्डर है, ऑर्डर को डिलीवर करने का इंतजार कर रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरे बच्चे 8 बजे तक खाकर 9 बजे सो भी जाते हैं, सब सो रहे हैं अंदर। अच्छा ये पता कितने का ऑर्डर है? 1 रुपया नहीं देने वाली मैं तुझे, जा वापस ले जा अपना ऑर्डर। अरे मैम आप बस ये खाना ले लीजिए, बिल हो चुका है, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अच्छा चल दे जा, किसी ने पक्का गलत एड्रेस डाल दिया होगा। अब तू लाया है तो वापस क्या करना? वैसे अब गैस में भी आराम है, बाकी सब तो सो गए होंगे। अब ये पिज्जा मैं ही खा लेती हूँ। दरवाजे की ओर से छिपकर अपने पिज्जा को माँ के पेट में जाते देख भी बेचारा आयुष कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप माँ को उसका पिज्जा खाते देखता रहता है। नव्या सॉरी, लेकिन आज तुम्हें ऐसे ही आधे पेट खाकर गुजारा करना होगा। हाँ अच्छा ठीक है। अगले दिन फिर से रात के 11 बजे गैस की शिकायत होने पर सास पोर्च में टहलने लगती है। माँ के पोर्च में होने की बात से अनजान आयुष कुछ देर बाद दबे पांव आकर डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर जैसे ही मुड़ता है सामने खड़ी थी माता जी। अच्छा तो कल भी वो पार्सल तुम्हारा ही था? तभी मैं सोचूं कि आज तक तो कभी कोई गलत पार्सल हमारे घर आया नहीं, फिर अचानक आज कैसे आ गया? ये क्या नई लत पाल लिए हो? अरे बचपन से ही मैंने सिखाया है कि बाहर का खाना नुकसानदायक होता है। तू ही बता, कभी कुछ खिलाया क्या बाहर से लाकर? मैंने खुद ही घिस घिस कर सब घर में बनाकर खिलाती थी, फिर यह कैसी गंदी आदत लगाई है तूने? तुझे पता है ना ये सब बाहर का खाना कितना अनहेल्दी होता है। अब समझ में आया, ये सब तू बहू की शय में सीख रहा है। देख लो आजकल के लड़के का जीवन, सारा जीवन माँ इन्हें अच्छा बुरा सिखाने में बिता दे और फिर बीवी को आए 4 दिन होते नहीं कि इनके रंग ढंग बदल जाते हैं। अरे अगर इतना ही चाट पकौड़ी खाने का तेरा मन ललचा रहा है ना, तो अपनी बीवी से क्यों नहीं कहता कि तुझे घर पर ही बनाकर खिलाए? अरे माँ आपको यकीन नहीं है कि अपने बेटे पर? मैंने आज तक कभी बाहर का खाना खाया है जो अब खाऊंगा? अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, आंखों के सामने खड़ा झूठ बोल रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि तू खाना लेने आया है और सामने खड़े होकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। तभी मैं कहूँ दिन पर दिन तेरा पेट कैसे बाहर निकलता जा रहा है। ठीक है बेटा, अब ये जो जंक फूड खाने की गंदी आदत डाली है ना तूने, उसके बदले में कल से तुझे डाइट फूड मिलेगा। अब यही तेरी पनिशमेंट। अरे माँ सुनो तो।
माँ तो आयुष की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अंत में बेचारा आयुष तंग आकर अपने कमरे में लौट जाता है। ये लो, आज आखिरी बार जी भर के बाहर का खाना खा लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई भी खाना ऑर्डर नहीं करने वाला। ये कैसी बात कर रहे हो आप? अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करोगे तो मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। देखो, अपना पेट भरने की जिम्मेदारी सबकी अपनी खुद की होती है। तुम पेट भर के खाना खाओ या आधे पेट, ये तुम्हारा सर दर्द है, लेकिन अब मैं और इस पचड़े में नहीं फंसने वाला। आयुष के खाना ऑर्डर करने से मना करने के बाद बेचारी नव्या के लिए अब और मुसीबत हो गई। हर रोज आधा पेट खाना खाने के कारण उसका वजन तेजी से कम हो रहा था। एक दिन, अरे नव्या बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे चकरा कर कैसे गिर पड़ी? आयुष बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। बहन जी, आपकी बहू को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुपोषण की शिकार हो। बहुत ज्यादा काम ले रही है क्या आप इससे? अरे डॉक्टर साहब, हमने तो शादी के बाद 15 दिन तक इससे किसी काम में हाथ तक नहीं लगवाया। अभी 10 दिन से घर के काम करने लगी है, उसमें भी मेरी बड़ी बहू और मैं ही ज्यादा काम करते हैं। ये तो बस कभी कभी सब्जियां काट देती है, बस इतने से ही कुपोषण हो गया इसको। देखिए, ये सचमुच काफी सीरियस है। ऐसा लगता है आप लोग खाना ही नहीं देते इसको। अरे अब बोलेगी भी, तुझे क्या यहाँ खाना नहीं मिलता? वो मम्मी जी, मुझे ना 4-4, 5-5 रोटियां खाने की आदत है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैं सिर्फ 1 या 2 रोटी खा रही हूँ। पेट न भर पाने के कारण मेरा वजन लगातार कम होता जा रहा है और आज तो भूख से मुझे चक्कर ही आ गए। अरे महारानी, तो किसने कहा था भूखे रहने को? हमारे घर में राशन की कमी थोड़ी ना है जो तू 1 रोटी खाकर काम चला रही है। वो मम्मी जी, घर में सब लोग 1 या 2 रोटी ही खाते हैं, तो मुझे सबके सामने 5 रोटी खाने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैं बिना 1 या 2 रोटी खाने के बाद उठ जाती थी। नव्या की बात सुनकर घर में सभी की हंसी छूट जाती है और उस दिन के बाद नव्या को बिना कहे ही 5 रोटियां उसकी थाली में मिलने लगती है।